नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ट्यूशन एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लोग का फिर से आपका स्वागत है आपके सीटेड पीवाईक्यू सीरीज वाले सेशन में। आज हम लोग जो है इसके आगे का क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लासेस में किया था उसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे और आपके एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास आप लोगों ने देखी, जितनी क्लासेस हो चुकी है इससे पहले वाली आप लोगों ने देख ली। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बन चुकी है, उस सारी क्लासेस को आप लोग को देखना मस्ट है, समझ जाइए, क्योंकि आपका प्योर पेपर एनालिसिस हो रहा है और पेपर इसी बेसिस पे आएगा। इसलिए मार्क्स को आपको ज्यादा से ज्यादा गेन करने के लिए, मैक्सिमम फुल में फुल मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी वीडियोस को, सारे लेक्चर्स को देखना रहेगा। जिससे आपको क्या फायदा होगा कि आपका जो है फुल में फुल मार्क्स आएगा। एक तो क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि सब टाइप, जितने टाइप आपके सीटेट पूछता है हम धीरे धीरे करके सारे टाइप को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। जिसमें से कुछ टाइप तो आपके रिपीटेड रहते हैं, जो कि हम बताते रहते हैं हर क्वेश्चन से, हाँ कि ये हर साल आ रहा है, ये हर साल आ रहा है, और दो चार टाइप नए आते रहते हैं तो वो भी हम लोग देखते रहते हैं। इसका मतलब कि इसके बाहर से कोई भी टाइप आपका नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको सारे सेशन देखना मस्ट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी कोण 87 का संपूरक, अब संपूरक और कोटपूरक हमने आपको पिछली वाली क्लास में बताया है। अब जो पिछली वाली क्लास को नहीं देखा होगा उसको तो यही नहीं समझ में आएगा कि संपूरक और कोटपूरक क्या है। इसलिए कहते हैं कि सारी क्लासेस का जो लिंक होता है एक दूसरे से, तो इसलिए पिछली क्लासेस को देख के नए क्लासेस में आया करिए। संपूरक कोटपूरक क्या होता था कि x + y = 90 होगा तो वहां पे कोटपूरक हो जाएगा, और जहां x + y संपूरक 180 होगा वहां क्या हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा। मतलब कोई कोण अगर 40 से उसको संपूरक निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 180 में से माइनस करना पड़ेगा तो आ जाएगा संपूरक। ठीक है, कह रहा है यदि किसी कोण 87 का संपूरक x है, यानी 87 का संपूरक x है, तो 87 का संपूरक आप बताइए क्या हो जाएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में नोट बताइए कि 87 का संपूरक कितना आएगा, जरा लिखिए तो। 87 का संपूरक क्या करेंगे आप लोग, 180 में से 87 को माइनस कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 100 से 80 चले जाएगा 7, 93 आएगा, जो कि क्या इसके बराबर दे रखा है x है। तो आपको निकालना क्या है, 3x - 100, यानी 3x - 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 3 गुणे 97, 80 घट गया 193, ठीक तो है। ठीक है, तो 3 गुणे 93 माइनस में 100, 3 3 का 9 और 9 27, माइनस में 100, कितना आ गया आपका 179 डिग्री आपका आंसर। तो छोटा सा सवाल है, एक लाइन का आ जाएगा, लेकिन किसी को कोटपूरक संपूरक नहीं समझ में आएगा तो ये कहां से होगा। लेकिन अब ये सवाल आपका कोटपूरक संपूरक जो है रिपीटेड सवाल आ रहे हैं, मतलब कोटपूरक संपूरक जो हम पिछले क्लास में किए थे उसमें भी आपका पिछले सेशन वाले में किए थे, उसमें भी आपका कोटपूरक संपूरक के सवाल पे क्वेश्चन था, और इस बार भी आपकी कोटपूरक संपूरक के सवाल है। मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नोट करिए। कह रहा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में AB 5 है, AC 7 है, एंगल A 90 है, FD 5 है, EF 7 है, और एंगल F कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। वही हमको बताना है कि इक्वल कौन कौन सा होगा, ABC से इक्वल में क्या होगा। ये हर साल लगभग रिपीटेड है, हर साल का सवाल है ये आपका नंबर फिक्स करने वाला सवाल है। ठीक है, AB 5 दे रखा है, AC 7 दे रखा है, और A दे रखा है 90, ये दे रखा है 90, FD 5 दे रखा है, FD 5 दे रखा है, EF 7 दे रखा है, और एंगल F दे रखा है 90, ये दे रखा है 90। अब हमको इसमें जो है कॉन्ग्रुएंसी इनकी दिखानी है। ठीक है, यानी दो साइड और एक एंगल से इनका हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। तो ABC आपका कहां जाएगा, A से जाएगा 5,
यानी FDE। क्या इनका कॉन्ग्रुएंसी क्या आ जाएगा यहाँ से? आप देखिए ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और एंगल बराबर एंगल F के। यहाँ देखिए एंगल A इक्वल टू क्या है, एंगल F क्या है 90 डिग्री, और AB इक्वल टू क्या है यहाँ पे DF, और यहाँ से BC इक्वल टू क्या है EF। तो आपका त्रिभुज ABC किसके सरांसम होगा? FDE के, FDE के बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है, हर साल रिपीटेड सवाल है, नोट करिए। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि B बराबर 20 है, AD बराबर BD है, तो ADC का रेशियो हटाना है ADB से। एकदम सिंपल है। अब इस यही सेम क्वेश्चन मतलब इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पिछली क्लास में आया था। अब जो रेगुलर क्लास कर रहा है उसके लिए तो ये 2 सेकंड का सवाल, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुका हूँ। लेकिन अब जो नए क्लास में देख रहा है, क्लास कूद के आ रहा है, उसके लिए ये सिरदर्दी का काम है। इसीलिए कह रहा हूँ कि रेगुलर क्लासेस देखते रहिए, सारी क्लासेस देखना है आप लोग को, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होता रहेगा। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC, तो कोई त्रिभुज क्या है ABC, ABC कह रहा है भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। अब D यहाँ पे कोई बिंदु इस प्रकार है कि B बराबर 20 है और AD बराबर BD, यानी AD से है, ठीक है, और B दे रखा है 20, B दे रखा है आपका 20, और AD बराबर BD दे रखा है, AD बराबर दे रखा है BD के, सॉरी AD बराबर दे रखा है BD की, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हमें ADC यानी ADC ये वाला और ADB यानी ये वाला हमें का रेशियो बताना है। अब देखिए दो भुजा बराबर होगी तो उनके सामने के आमने सामने के दोनों कोण बराबर होंगे, और दो कोण बराबर होंगे तो उनके आमने सामने की दोनों भुजा बराबर होंगी। इस कॉन्सेप्ट पे आपके पता नहीं कितने सवाल सीटेट में आ चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग रट के एकदम से ना समझ में आए तो रट लीजिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप लोग दिमाग में जो बैठाइए। वैसे मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया है। अब जैसे ये दोनों भुजा बराबर हैं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इसके सामने कोण अगर 20 है तो इसके सामने का भी कोण 20 ही होगा, यानी ये वाला कोण अपने आप क्या निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या बताया कि हमको किसी त्रिभुज ये वाला बंद करें, किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180, तो यहाँ से क्या है आपका 20 प्लस यहाँ से आपका एंगल डी वाला है कितना 180, तो 20 40, यानी एंगल डी यहाँ से कितना आ गया 140, यानी ये आ गया आपका कितना 140, ठीक है। एंगल ADB, एंगल ADB, ठीक है, ADB, ठीक है, ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 140। अब किसी स्ट्रेट लाइन पे मैंने बता रखा है कई बार, किसी स्ट्रेट लाइन पे कोण कितना होता है 180 डिग्री का, मतलब अगर ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा 40 का, ये कितने का हो जाएगा 40 का। और हमसे बताना क्या है ADC, यानी ADC आपका कितना है, सिंस एंगल ADC कितना है यहाँ पे ADC इक्वल कितना है 40, और हमको बताना है ADC का रेशियो ADB से, यानी ADC का रेशियो ADB से, ADB 140 है, यानी 40 रेशियो 140, 0 से 0 कट गया 2 7, यानी क्या आ गया 2 रेशियो 7 आपका आंसर। लेकिन कैसे कर पाओगे इसे, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो, नहीं तो बस फिगर नहीं बना पाओगे, फिगर बना पाओगे तो फिगर बना के मुंह देखोगे। इसलिए बहुत ही इजीली वे में मैंने बताया है, बहुत ही आसानी तरीके से, इसे अच्छे से देखो और इसे अच्छे से समझो, ठीक है। दो भुजा बराबर होंगी तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट से ये निकला किसी त्रिभुज के तीनों का अंतः कोण का योग 180 होता है,
इस कॉन्सेप्ट से आपका ये निकला, और किसी स्ट्रेट लाइन पे बना कोण 180 डिग्री होता है, इस कॉन्सेप्ट से आपका ये निकला। उसके बाद इन दोनों, इस कोण का और इस कोण का हमें रेशियो बताना था, तो इस कोण का रेशियो हमने निकाला, तो हमारे आगे 2:7। तो अब अच्छे से नोट करिए और अच्छे से समझिए, नोट करिए। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज में पी क्यू आर एस, पी दे रखा है आपका 7x - 6 डिग्री और आर दे रखा है 5x + 18 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के कोण, तो सबसे पहले आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है। पी क्यू आर एस, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपका, पी दे रखा है 7x - 6, पी दे रखा है आपका कितना 7x - 6 डिग्री, और क्यू कितना दे रखा है, आर दे रखा है 5x + 18। और किस समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी पी बराबर है क्यू के, आर बराबर है एस के। तो यहाँ आपको बताना चाहिए कि इसमें क्या होता है, पी बराबर होगा क्यू के और आर बराबर किसके होगा, एस के। और उनके जो है सामने कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी कि हम यहाँ पे एंगल पी + क्यू बराबर 180 हो जाएगा, ये दोनों कोण का योग 180। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x - 6 डिग्री प्लस में 7x - 6 डिग्री बराबर कितना 180, कितना हो जाएगा 7 - 7 14x - 12 बराबर 180। यहाँ से 14x बराबर कितना हो जाएगा 180 - 12, x बराबर कितना हो जाएगा 180 से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा 70 से गया 168 बटा कितना 14, 7 से जाएगा 12 बार, x की वैल्यू आ गई कितना 12। अब x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो एंगल p कितना आ जाएगा, यहाँ से एंगल p आ जाएगा अभी कितना 7 × 12 - 6 62 84 - 6 यानी 78 आ गया। अगर एंगल p 78 आ गया तो एंगल q कितना आ जाएगा, एंगल q आ जाएगा कितना आपसे 180 - 78 यानी कितना आ जाएगा, एंगल q बराबर कितना आ जाएगा 102 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया आपके एंगल p और एंगल q। और यहाँ पे देख लीजिए एंगल r देख लीजिए, यहाँ पे एंगल r कितना है 5x + 18 5 × 12 + 18 12 × 5 60 प्लस 18 यानी 78 डिग्री हो गए। अब एंगल r आ गए 78 हो गए, तो क्या निकालना है हमको, एंगल s कितना हो जाएगा, एंगल s बराबर 180 - 78 यानी कितना आ जाएगा 102 डिग्री। आपका आंसर ये आंसर एंगल पी क्यू आर कितना हो जाएंगे 78 102 और 78 और 102। अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए। कह रहा है किसी बहुफलक के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्याएं क्रमशः 7 15 और x है, तो 3x + 6 का मान। ये भी लगभग हर साल आपका आता है, फेवरेट टाइप है। तो इसमें एक रिलेशन होता है कि f + v = की होता है e + 2, यानी कि f + v = क्या होता है e + 2, यानी कि फलक और शीर्ष का जो है जोड़ होगा वो आपकी किनारों प्लस 2 के बराबर होगा। तो फलक आपका कितना दे रखा है, फलक आपका दे रखा है 7 और वर्टिसिटी शीर्ष कितना दे रखा है 15, ई कितना दे रखा है आपको एजेस x + 2 15 7 22 बराबर x + 2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 20। बस ये निकालना था। फिर 3x + 6 के मान 3x + 6 3 × 20 + 6 66 क्या हो गया आपका आंसर। तो ये रिलेशन अगर आपको पता है f + b = e + 2 तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फेस
प्लस वर्टिसेस बराबर एजेस प्लस 2। इसे इसे ध्यान रखिएगा इस लेसन को, इस लेसन से कई सवाल होते हैं, नोट करिए। एक सेकंड ये मिस्टेक हो गई। ये हमको किनारा दे रखा था 15, हमको वर्टिसेस शीर्ष दे रखा था लास्ट में x। ये थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, वैल्यू पुट करने में क्या हो गई थोड़ा सा मिस्टेक। हमें फलक कितना दे रखा था 7, ठीक है। शीर्ष हमको x दे रखा था और एजेस कितना दे रखा था 15 प्लस 2, यानी यहाँ से कितना हो गया आपका 7 प्लस x बराबर ये कितना हो गया 17, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10, x की वैल्यू 10, तो 3 गुणे 10 प्लस 6, 30 6 36 आपका आंसर। तो नोट कर लीजिए, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गई थी कि इनकी वैल्यू देखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, नोट करिए। कह रहा है भुजाओं 30 सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का संगत शीर्षलंब है, तब 2 + 5 मान। अब शीर्षलंब का सवाल भी मैंने इसके प्रीवियस वाली क्लास में, कॉन्सेप्ट वाले क्लास में दिखा मतलब करा चुका हूँ। तो अब जो क्लासेस रेगुलर कर रहा है उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो पहली बार कर रहा है उसके लिए ये सवाल पहाड़ से कम नहीं है। आइए करते हैं। कोई त्रिभुज है 30 34 16 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की ABC सबसे बड़ी भुजा दे रखा है, तो इसे 34 ले रहे सबसे बड़ी भुजा। और दे रखा है 30 और 16। फिर कह रहा है कि इस भुजा का संगत शीर्षलंब x है, इसका शीर्षलंब क्या है x। तो हमें 2s + 5 की वैल्यू निकालनी है, इसे मान लो d, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालेंगे तभी तो इसकी 2s + 5 की वैल्यू आएगी। अब इस x की वैल्यू आएगी कैसे, ना हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, ना हमें त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से जो है इस त्रिभुज से क्या करेंगे, पहले इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकाल के जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो परिमाप के लिए क्या होता है, a + b + c/2। अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं पहले। s बराबर होता है a + b + c/2, जो कि यहाँ पे क्या है 16 + 30 + 34 बटे 2, 34 और 6 40 50 80 बटे 2 कितना हो जाएगा आपका 40 हो गया अर्ध परिमाप। अब यहाँ से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट में s, s - a, s - b और s - c, ठीक है। इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे c मान लेते हैं ताकि आसानी रहो। s हमारा है 40, तो अंडर रूट 40 क्रॉस s - a, यानी 40 में से 16 जाएगा कितना आएगा 24, s - b यानी 40 में से 34 जाएगा कितना आएगा 6, s - c 40 में से 30 जाएगा कितना आएगा 10। यहाँ निकाल लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 24 ये है और 6 चौके 24 ये है। इसको हम लिख सकते हैं क्या 24 और क्रॉस 6 चौके 24 और 10 क्रॉस 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 बाहर आ जाएगा, 24 × 10 यानी कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या निकालेंगे, यहाँ से हम उसका परिमाप निकालेंगे। और हमें ये निकालनी है x, यानी इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज क्षेत्रफल हमने निकाला 240, आधार कितना है 34,
1/2 गुणे आधा गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है यहाँ पे x, 2 से काट दे 17, या x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 240/17। आप क्या करिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए अपना 2x + 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। या आप देख ले रहे हैं क्या 2x + 5, तो 2 गुणे 240/17 + 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो 2 चौक 8, 2 4 480/17 + 5, और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 480 प्लस में 17 बचे 85/17, 8 8 16 हो जाएगा, यानी 565/17। यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 565/17 आपका आंसर। नोट कर लीजिए। तो समझ में आ गया। पहले हमने परिमाप निकाला, परिमाप से हमने इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया तीनों भुजाओं से। फिर हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आ गया तो हमने जो त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो इस फार्मूले से हमने इसकी ऊंचाई निकाल ली। उसके बाद हमने 2x + 5 की वैल्यू पुट कर दी। अब ये सवाल जो मैंने इसकी प्रीवियस वाली क्लासेस कराई हैं उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को, सीरीज वाले कॉन्सेप्ट को एक बार समझाया हुआ है। तो जो बच्चा वहां पे पढ़ के आया है उसके लिए तो ये सवाल थोड़ा सा आसान लगेगा, लेकिन जो पहली बार इस सवाल को कर रहा है उसके लिए तो पहाड़ जैसा काम करेगा, क्योंकि उसे तो पहले अर्थ परिमाप का फार्मूला नहीं पता होगा। अर्थ परिमाप से उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा फार्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो फार्मूले एक साथ यूज हो रहे हैं। तो ये सवाल आपका कैसा है, अच्छा सवाल है, दमदार सवाल है। तो इसे आप लोग भी 2 बार कम से कम करिएगा, अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। और कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, नोट करिए। कह रहा है 1.6 मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार मेज पर 30 रुपए प्रति मीटर की दर से पॉलिश कराने का लगभग व्यय कितना होगा। पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14, तो हमें व्यास दे रखा है, तो हम रेडियस निकालेंगे, कितनी आ जाएगी यहाँ से रेडियस, इसकी आधी कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेडियस आ गई। अब कह रहा है वृत्ताकार मेज पर, तो वृत्ताकार मेज का आपका क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखा 3.14 क्रॉस r स्क्वायर की वैल्यू 0.8 का स्क्वायर, 3.14 क्रॉस में 0.64, 8 64। अब इसका मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा कि 3.14 और 64 का मल्टीप्लाई करिए तो 4 जो 16 6 लाएंगे 1, 4 4 1 5 और 4 3 12, बुरे 6 2 24 4 हाथ लाए 2, 4 6 2 8 और 4 3 18, यहाँ पे हो गया 6 5 4 9 और दूसरी हाथ लाएंगे 1, 8 1 दूसरी हाथ लाएंगे 1 1 1 2, कितना हो गया यहाँ पे आपका 2 0 0 96 और 2 2 4 संख्या बाद है तो 1 2 3 4 2.096 आपका आ गया इसका क्षेत्रफल। या इसी को अप्रॉक्सिमेटली लिख सकते हैं 2.01 लिख सकते हैं। और कह रहा है कि प्रति कितना है मेज पर जो है इसका प्रति वो कितना है, प्रति इसका है 30 रुपए, तो 30 कितना हो जाएगा 30 गुना 60.30 रुपए जो इसका फुल क्या आ जाएगा आंसर। तो बस आपको क्षेत्रफल निकाला था, उसके बाद 1 का 30 था तो इसका पूरे 2 का कितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60.30 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे व्यास दे रखा था, हमने रेडियस निकाल लिया। अच्छा सवाल था, नोट करिए। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 748 तथा उसके आधार की परिधि रेखा 44, तो बेलन का आयतन बताना। तो परिधि क्या होती है 2 पाई r, 2 पाई r 44 है, 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर कितने 44, 22 दूनी 44 44 कट गया, r बराबर कितना आ गया 7। आपको रेडियस मिल गई, आयतन निकालना है। बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h, और उसके आधार उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए h प्लस r। कितना दे रखा है यहाँ पे 748, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, h हमें निकालना है, r की वैल्यू 7 बराबर 748, 7 से 7 कैंसिल, h प्लस 7 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 748/7।
2 गुणे 22, 11 से काट दें यहाँ पे, 11 छंग 66, 66 8, 11 88, 11 दूना 22 और 2 दूना 4 से 17 बार। और h बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 17 माइनस 7, h बराबर क्या हो गया 10, h की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, h की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर h के मान हमें निकाल लेना है, आयतन निकालना है, आयतन निकालना है आपको, पाई आर स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, h मतलब 10, तो 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 और गुणे 10 यानी 1540 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो गया आंसर। तो फार्मूलाज अगर आपको पता है तो आप लोग तुरंत निकाल लेंगे, अगर फार्मूलाज नहीं पता है तो फिर क्या होगी, आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए कह रहा हूँ फार्मूला सबको याद होना चाहिए, फार्मूले पे बेसिस आपके इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। खैर संख्याओं 27, 28, 29 डॉट डॉट 79 में की सूची में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, चुनी गई संख्या के 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने की प्रायिकता। अब ये सवाल जो आपका लगातार कई सेट से लगातार आ रहा है, तो इसलिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब ये सवाल आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल, टोटल के लिए आप क्या करेंगे, 79 माइनस 27 प्लस 1, 9 से 7 गया 2, 7 में 5 गया 5, 2 प्लस 1, टोटल कितना आ गया आपका 53। अब कह रहा है चुनी गई संख्या में से 2 और 3 दोनों से भाज्य होने की प्रायिकता। अब आपको 27 से लेके 79 तक जाके देखना है कि 2 और 3 दोनों से संख्या कौन कौन सी विभाज्य होती है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। 2 और 3 से 27 होगा नहीं, 28 होगा नहीं, 29 होगा नहीं, 30 हो जाएगा, 31 होगा नहीं, 32 होगा नहीं, 33 होगा नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 हो जाएगा, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41 नहीं, 42, 14 42, 42 हो जाएगा, 43 नहीं, 44 नहीं, 45, 46, 46 3 से हो जाएगा, 6 4 10 नहीं होगा, 46 47 नहीं, 48 नहीं, 48 हो जाएगा, 49 नहीं, 50 नहीं, 51, 51 77 51, लेकिन 2 से नहीं होगा, 52 52 नहीं होगा, 53 नहीं, 54 54 54 हो जाएगा आपका, 54 के बाद आपका 55 नहीं, 56 56 नहीं, 57 नहीं, 58 नहीं, 59 नहीं, 60 60 हो जाएगा, 61 नहीं, 62 62 नहीं, 63 नहीं, 64 65 65 नहीं, 66 66 हो जाएगा, 67 होगा नहीं, 68 होगा नहीं, 69 होगा नहीं, 70 होगा नहीं, 71 होगा नहीं, 72 72 हो जाएगा आपका, 24 में 72 भी होता है, 73 होगा नहीं, 74 होगा नहीं, 75 और 5 12 होगा नहीं, 76 होगा नहीं, 77 7 14 होगा नहीं, 78 78 हो जाएगा और 79 होगा नहीं। तो ये संख्याएं वो हैं जो 2 और 3 से भाग होगी, 2 3 के लिए 2 से भाग सबका जानते हैं, 3 का क्या होता है कि उनका सम जो है 3 से डिवाइड हो जाए। तो ये चीजें तो आपको चेक करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पे लिखी आएंगे नहीं, कुछ काम आपको अपने दिमाग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या हो गई। तो दोनों में से भाज होने की प्रायिकता कितनी है, तो ये संख्या कितनी हो गई, टोटल 9 संख्याएं हैं और 9 में से कितनी संख्या हो गई, 53, 9/53 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 9 आ सकते हैं, टोटल 53 है, तो 9/53 क्या हो गया आपका आने की इनकी प्रायिकता। सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, नोट करिए।
करा प्रेक्षणों 37, 43, 35, 45, 50, 43, 38, 30, 43, 40, 36, 38, 43, 47 और 38 के माध्यक और बहुलक का माध्य। तो ये तो कई बार करा दिया गया आपको। सबसे पहले इनको किस क्रम में लिखेंगे, अवरोही में। तो 30 के बाद क्या है आपका 35, 36, 36, 37, 35, 36, 37, 38, 38 कई जगह है, 3 जगह है, 38, 38, 38। इसके बाद आपका है 40, 40, फिर है आपका 43, फिर है 43, फिर है 43 और इसके बाद क्या है आपका 43 के बाद है आपका 45, 47, 50, 45, 47, 50 और कोई बच रहा है? जी संख्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अब हमसे निकालना है इसमें माध्यक। तो माध्यक तो इस बार संख्या कितनी है इनकी 15 है, तो वैसे 7 7 इधर हो गया, 8वां टर्म हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माध्यक आ गया इनका 40। अब मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इतने एनालिसिस करा चुका हूँ, सब में बता चुका हूँ कि n/2वां पद, n/2+1वां पद, ये वाला करके मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वैसे भी इस तरह आप करेंगे, यहाँ में तो n/2+1 करेंगे तो 15 + 1, जैसे n/2+1वां पद करेंगे यहाँ से तो क्या होगा 15 + 1 बटे 2वां पद, यानी यहाँ से क्या होगा 8वां पद यहाँ से आएगा। 8वां पद क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 40 आपका तब भी आएगा इस वाले ट्रिक से करेंगे तो। लेकिन हमने क्या किया यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया, अब डायरेक्ट आना, आपको डायरेक्ट आना चाहिए आपको। फिर आपको निकालना है बहुलक। बहुलक क्या होगा, बहुलक सबसे ज्यादा बार आया हो, 1, 2, 3, 4 बार 43 आया तो यही 43। और क्या बताना है, क्या माध्यक और बहुलक का माध्य बताना है, इन दोनों का माध्य। तो माध्य कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के बटे 2, तो 40 + 43 बटे 2 यानी 83 बटे 2, 2 से डिवाइड करो, 2 चौक 8, 2 का नंबर 2 पंचे 10, 41.5 आपका आंसर। तो यह सवाल था, हर साल रिपीटेड सवाल है टाइप का, नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल, नंबर देने वाला सवाल। तो दोस्तों आज आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, ये वाला सेशन भी आपका कंप्लीट हो गया, ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर को उठाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट आप लोग कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं, आप लोग को पेपर क्लियर करना है, आप लोग को सीटेट क्वालिफाई करना है, उसके आगे की तैयारी करना है। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि DSSB, क्योंकि टीचिंग के एग्जाम में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है वो DSSB के एग्जाम होता है, क्योंकि उसमें कम टाइम रहता है और उसमें जो है उसके क्वेश्चन जो है सभी टीचिंग एग्जाम में जो मैथ का जो लेवल आता है उससे जो है लो लेवल ही रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि DSSB की PYQ को स्टार्ट कर दूं कि जैसे कि उसका भी बेस आप लोग का बनता रहे। तो आप लोग बताइएगा कि हाँ उसे स्टार्ट कर दिया जाए कि ना किया जाए, और ये क्लास आपको कैसे लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।